दोस्तों नमस्कार। मैं नाज सुनांजलि कथा कहानी और उपन्यास के साथ पुनः हाजिर हूँ। इस समय हम लोग सुन रहे हैं उपन्यास टू स्टेट्स, जिसे लिखा है चेतन भगत ने। लीजिए सुनिए इस उपन्यास के 18वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नाज सुनांजलि के स्वर में। मरीना बीच का खूबसूरत सूर्योदय सुबह 5 बजे से शुरू हो जाता है। बेकअप कॉल। सैकड़ों लोग मीलों लंबे समुद्र तट के किनारे किनारे मॉर्निंग वॉक करते हैं। तुम्हें पता है यह एशिया का सबसे बड़ा सिटी बीच है, अनन्या ने कहा। हम पुलिस हेडक्वार्टर बिल्डिंग के बाहर मिले थे। हाँ, तुमने एक बार मुझे बताया था, मैंने कहा। तुम फॉर्मल्स पहन कर क्यों आए हो? मुझे यहाँ से सीधे काम पर जाना है। ट्रेनीज को सुबह 7:30 बजे तक ऑफिस पहुंच जाना होता है। मैंने जूते निकालते हुए और पैंट को ऊपर चढ़ाते हुए कहा, ताकि हम बीच पर चल सकें। इतनी जल्दी क्यों? बास की लल्लो चप्पो करने के लिए। यदि आप यह अच्छी तरह से कर पाए तो बास आपको लल्लो पप्पो के नए लेवल पर प्रमोट कर देगा। वेलकम टू कारपोरेट लाइफ, यही कारपोरेट की जिंदगी है, मैंने कहा। मेरा तो अभी इससे सामना नहीं हुआ है। मुझे हर हफ्ते केचप की 1000 बोतलें बेचनी है। अपने टारगेट से बहुत पीछे चल रही हूँ। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम जल्दी से कैचअप करो, मैंने कहा। फनी, उसने कहा और मुझे धीमे से एक चपत लगाई। तभी उसने साइकिल पर एक आदमी को आते देखा। उसके पास बास्केट भर की इडलियां थी। नाश्ता करोगे? उसने पूछा। उसके पास टोस्ट नहीं है। बेकार की बात मत करो, उसने हंसते हुए कहा। हमने 4 इडलियां ली और समुद्र किनारे बैठ गए। गुरुजी ने माँ को शिष्या के रूप में स्वीकार नहीं किया। उन्हें लगा कि वे संगीत के प्रति ज़्यादा समर्पित नहीं हैं। लेकिन वे तो बहुत अच्छा गाती थी, मैंने कहा। अलबत्ता पिछली रात को मैंने जो कर्कश चीख पुकार सुनी थी, उसके आधार पर तो मैं ऐसा नहीं कह सकता था। वे चेन्नई के स्टैंडर्ड से अच्छी नहीं हैं। डैड की पोस्टिंग तमिलनाडु के बाहर अलग अलग कस्बों में होती रहती थी। माम वहीं की तमिल कम्युनिटी में स्टार बन गई थी। वहाँ वे बस ठीक ठाक हैं। चेन्नई का कर्नाटक म्यूजिक सीन ही कुछ अलग है। मैंने इस तरह सिर हिलाया जैसे कि मैं उसकी बात समझ गया हूँ। मेरे डैड बहुत उत्साह के साथ चेन्नई आए थे, लेकिन उन्हें प्रमोशन नहीं मिली। घर पर हमेशा मुसीबत की तरह नाते रिश्तेदार आते रहते हैं, और इस सब के बीच उनकी बेटी एक गैर ब्राह्मण गैर तमिल पंजाबी लड़के को उन पर थोप देना चाहती है। जाहिर है वे परेशान तो होंगे ही। हमें धीरज रखना होगा। मैं उन्हें भी बहुत प्यार करती हूँ, क्रिस, उसने कहा और चुप हो गई। सुबह की ताजी हवा हमारे चेहरों को सहला रही थी। उसने मेरे बाएं कंधे पर अपना सिर टिका दिया। मैं उसके बालों पर थपकियां देता रहा। बंगाल की खाड़ी में सूर्य पूरी तरह निकल आया था। पहले पहल तो कोमल लाल और फिर नारंगी रंग के एक गर्म गोले में तब्दील होता हुआ मैंने अनन्या को अपनी बाहों में भर लिया। मैंने टाई और पतलून पहन रखी थी और मैं एक ऐसे सेल्समैन की तरह लग रहा था जो अपनी गर्लफ्रेंड को कहीं घुमाने नहीं ले जा सकता। तुम मेरे घर पर नियमित रूप से आते जाते रहो, इसका एक ही रास्ता है। अनन्या ने 1 मिनट तक क्षितिज को ताकते रहने के बाद कहा। क्या? मेरे भाई के लिए आईआईटी ट्यूशंस, वे इसके लिए कुछ भी कबूल कर लेंगे, उसने कहा। मैंने उसे छोड़ा और उठकर सीधा बैठ गया। आर यू केजी? मैंने 8 साल पहले आईआईटी एग्जाम की तैयारी की थी। अब मैं उसे नहीं पढ़ा सकता। तुम कुछ नोट्स रिवाइज करने के बाद उसकी मदद कर सकते हो। मेरे पेरेंट्स का तुम्हारे साथ कंफर्टेबल होना जरूरी है। केवल तभी मैं उनसे तुम्हारे बारे में गंभीरता से सोचने को कह सकती हूँ। मैंने अपने इडली को नारियल की चटनी में डुबोया और उसे खा गया। मुझे नाश्ते में माँ के हाथ के पराठों की याद आ रही थी। डू यू लव मी? उसने मेरे होठों पर लगी चटनी पोंछते हुए कहा। मैंने उसे चूम लिया। मैं उसे 2 माह बाद चूम रहा था। मैंने उसे 1 मिनट तक थामे रखा। इस केमिस्ट्री के लिए मैं खुशी खुशी आईआईटी की केमिस्ट्री रिवाइज कर सकता था। एह, हमारे पीछे कोई फटी हुई आवाज में चिल्लाया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक तोंदू तमिल पुलिस वाला, जो दिखने में पुलिस से ज्यादा विलेन लग रहा था, तेज कदमों से हमारी तरफ चलकर आया। ये क्या लगा रखा है?
उसने कहा और बेंच पर अपनी छड़ी दे मारी। हम दोनों उठ खड़े हुए। अनन्या मेरे पीछे छुप गई। ओह फक, अनन्या ने कहा। पुलिस वाले ने चिल्लाकर मुझसे तमिल में कुछ कहा। मैं उसे समझने में असहाय था, इसलिए मैंने अनन्या से उसकी बातों का अनुवाद करने को कहा। वह हमें पुलिस स्टेशन ले जाना चाहता है। वह कह रहा है कि हम लोग बहुत हिम्मत वाले रहे होंगे, तभी तो पुलिस हेडक्वार्टर के ठीक सामने यह सब कर रहे थे। इन लोगों ने समुद्र के सामने पुलिस हेडक्वार्टर क्यों बनाया? मैंने कहा। शट अप और कुछ देकर इसे रफा दफा करो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैंने पर्स में से 20 रुपए निकाले। इल्ला इल्ला, पुलिस वाला चिल्लाता रहा और उसने मेरी बाह पकड़ ली। मैंने 50 रुपए निकाले। उसने मेरी और अनन्या की ओर देखा। वार्निंग, उसने नोट लेते हुए कहा। उसके जाते ही अनन्या जोरों से हंस पड़ी। इसमें हंसने वाली क्या बात है? मैंने जूते पहनते और पैंट ठीक करते हुए कहा। क्या हम मेरे हॉस्टल में मिल सकते हैं प्लीज? कुछ समय बाद, मैं रोज चेन्नई से बाहर जाती हूँ और देर से लौटती हूँ, उसने कहा। वीकेंड में मैं कोशिश करूँगी, उसने कहा। तो मुझे चिकन खिलाओगे? मैं नॉनवेज खाने के लिए तरस रही हूँ। और हाँ, बियर भी। ओके, मैंने वादा किया। मेरी बिल्डिंग में केवल वेजिटेरियन खाने का ही नियम है, लेकिन यदि मैं बाहर से लाऊं तो उन्हें भला कैसे पता चलेगा? हम अपने अपने ऑटो में बैठ गए। उसने अपनी साइड विंडो में से झांकते हुए मुझसे कहा, और मैं ट्यूशन्स के बारे में अपने पेरेंट्स से बात करूंगी, हफ्ते में 2 बार, 5 बजे। सुबह 5 बजे? आखिर इस शहर में सब लोग इतनी जल्दी उठने को तैयार क्यों रहते हैं? क्योंकि सभी लोग इसी समय ट्यूशन की पढ़ाई करते हैं, उसने कहा और उसकी ऑटो चल दी। 2 हफ्ते के लंबे इंतजार के बाद अनन्या एक शनिवार मेरे हॉस्टल पर लंच के लिए आई। एक वीकेंड को अनन्या की माँ बीमार पड़ गई थी और उसे माँ की ओर से एक गिल्ट ट्रिप का सामना करने के बाद घर के लिए खाना बनाना पड़ा था। खाना बहुत अच्छा नहीं बना था, क्योंकि खाना बनाने के नाम पर अनन्या को केवल मैगी बनाने और क्लॉथ आयरन से पापड़ सेकने, जी हाँ, यह बहुत जुगत कारगर साबित होती है, तक ही महारत हासिल थी। इसी वजह से अनन्या की माँ को शोभा आंटी की ओर से गिल्ट ट्रिप का सामना करना पड़ा। वह उन्हें अपनी बेटी की ठीक से परवरिश नहीं करने के लिए बुरा भला कहने लगी। इसका खामियाजा भी आखिरकार अनन्या को ही भुगतना पड़ा और उसे अगले वीकेंड शोभा आंटी को ज्वेलरी और साड़ियों की शॉपिंग करवाने ले जाना पड़ा। इस दौरान मैं ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स जाकर आईआईटी एग्जाम गाइड्स ले आया था। कोर्स मटेरियल इतना कठिन था कि एक बारगी तो मैं विश्वास ही नहीं कर पाया। शायद मैं इतने कठिन कोर्स की पढ़ाई इसलिए कर पाया था क्योंकि मैंने खुद को अपने पेरेंट्स के लड़ाई झगड़ों से दूर रखा था। मैंने अपनी पहली क्लास की तैयारी करने के लिए केमिस्ट्री को रिवाइज किया। मैं पड़ोस के सरदार जी के घर गया ताकि पता लगा सकूं कि चिकन और बियर को हॉस्टल में ले जाने का सबसे अच्छा उपाय क्या हो सकता है। कौन आ रहा है? तुम्हारी पंजाबी दोस्त? उन्होंने पूछा। दफ्तर के लोग, मैंने कहा, ताकि वे कहीं खुद को ही मेरे यहाँ इनवाइट न कर लें। लिफ्ट से चिकन और बियर ऊपर ले जाते समय सावधान रहना, उन्होंने कहा। मैं उनके बताए मुताबिक नुकमक्कम स्थित दिल्ली ढाबे पर पहुंचा, जो मेरे होटल से बमुश्किल आधा किलोमीटर दूर होगा। मैंने तंदूरी चिकन को ट्रिपल पैक करवाया ताकि किसी तरह की गंध न आए। फिर मैं एक सरकारी अनुमति प्राप्त शराब की दुकान पर गया, जहां उन्हें मेरी उम्र तय करने को लेकर थोड़ी अड़चन हुई। क्या तुम 25 से ऊपर हो? नहीं, लेकिन जल्दी हो जाऊंगा, मैंने कहा। तब तो हम तुम्हें शराब नहीं दे सकते, दुकानदार ने कहा। यदि मैं हर बोतल के एक्स्ट्रा 10 रुपए दूं तब भी नहीं? यह वाकई गजब है। आखिर पैसा किस तरह देश भर में कहीं भी नियम कायदों की पकड़ ढीली कर सकता है। दुकानदार ने भूरे कागज में 3 बोतलें बांधी और मैंने उन्हें एक प्लास्टिक बैग में रख लिया ताकि बाहर से देखकर कोई अंदाजा न लगा सके कि उसमें क्या है। इसमें क्या है? लिफ्टमैन ने मुझसे पूछा। पैकेट को फर्श पर रखते ही बोतलों के कारण टन से आवाज आई थी। लेमन्स, मैंने कहा। तुम्हें इसके बजाय नारियल पानी पीना चाहिए, लिफ्टमैन ने कहा। मैंने सिर हिलाकर हामी भरी और अपने अपार्टमेंट चला आया। रामानुजन ने मुझे फ्रिज में बोतल जमाते हुए देखा। ये क्या है? उसने लुंगी पहन रखी थी, लेकिन उसने ऊपर कुछ नहीं पहना था सिवाय एक सफ़ेद धागे के जो उसके कंधे से लिपटा हुआ था। बियर, मैंने कहा। ड्यूड?
इस बिल्डिंग में अल्कोहल लाना मना है, उसने कहा। मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे मिलने आ रही है, उसे यह पसंद है, मैंने कहा। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? रामानुजम ने कुछ ऐसे कहा मानो मेरी 10 बीवियां हों। मेरे किसी भी फ्लैटमेट्स की गर्लफ्रेंड नहीं थी। वे सभी गुणवान, अच्छी तनख्वाह पाने वाले तमिल सिटी बैंकर्स थे और उनके पेरेंट्स जल्द ही उनकी बोली लगवाने की तैयारी कर रहे थे। हाँ, हम कॉलेज में साथ थे, मैंने कहा। मेरे दूसरे रूममेट्स भी लिविंग रूम में चले आए। उनमें से किसी ने कमीज नहीं पहन रखी थी। मैंने फ्रिज बंद कर दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि अल्कोहल के बारे में हमारी बात आगे बढ़े। वो चेन्नई आ रही है? सैंडिल ने पूछा। क्या वो यहीं रहेगी या यहाँ नहीं रह सकती? अप्पा लिंगम ने कहा। वह चेन्नई में ही रहती है, मैंने कहा। लड़कों ने एक दूसरे की ओर देखा, मानो मन ही मन तय कर रहे हों कि बिल्ली के गले में घंटी बांधने जैसा सवाल कौन पूछेगा। तमिल? रामानुजम ने पूछा। हाँ, मैंने कहा, तमिल ब्राह्मण। मैंने बाद में 2 शब्द भी इसलिए जोड़ दिए ताकि उन्हें जोर का झटका जोर से ही लगे। वो, उन सभी ने एक सुर में कहा। वह बियर पीती है? रामानुजम ने पूछा। हाँ, मैंने कहा और देगची में चिकन उड़ेल दिया। और चिकन भी? यह कैसे ही ब्राह्मण है? सैंडिल ने कहा। और ड्यूड, इस घर में नॉनवेज लेकर मत आओ। यह घर मेरा भी तो है, मैंने कहा। लेकिन नियम तो नियम है, उसने कहा। इस शहर के लोग या तो नियमों को चाहते थे या नियमों का पालन करना चाहते थे, बशर्ते आप कोई पुलिस वाले या शराब की दुकान वाले या ऑटो ड्राइवर न हो। छोड़ो भी सैंडिल, रामानुजम ने कहा। थैंक्स, मैंने कहा और चिकन को फ्रिज में रख दिया। और हाँ, जब वो यहाँ आए तो प्लीज़ तुम सब शर्ट पहन लेना। अनन्या 2 बजे आई। मैंने लिविंग रूम में विनम्रता से उसका स्वागत किया। जब उसने मेरे फ्लैटमेट्स का अभिवादन किया तो वे सभी लजाते हुए एक दूसरे को देखने लगे। सैंडिल ने उससे तमिल में बात की। तमिल यह पसंद करते हैं कि वे गैर तमिल भाषियों के सामने केवल तमिल में बात करके उन्हें इरिटेट करें। आमतौर पर दमित और दब्बू तमिलों का यही एक खामोश विद्रोह होता है। आखिरकार वह मेरे कमरे में आई तो मैंने उसे पीछे से पकड़ लिया। पहले कुछ खाते हैं। मैंने 1 महीने से चिकन नहीं खाया है। मैंने 4 महीने से अतरंग संबंध भी नहीं बनाए हैं, मैंने कहा। लेकिन वह बाहर चली गई और फ्रिज खोल लिया। अरे वाह, तुम्हारे पास तो बियर भी है। सुपर्ब। उसने बियर की बोतल निकाली और मेरे फ्लैटमेट्स को ऑफर की। उन्होंने इनकार कर दिया। हम खाना और बियर अपने कमरे में ले आए। मैं नहीं चाहता था कि मेरे साथी इस पाप के साक्षी बने कि हम दोनों अकेले ही एक पूरा चिकन और 2 बियर सफाचट कर रहे हैं। और अब मीठे की बारी, मैंने कहा और उसके करीब चला आया। यदि मुझे डकार आ जाए तब भी मुझे प्यार करते रहना, उसने कहा। उसके होठ मेरे होठों के करीब आ गए। थोड़ा और किस किया। इस बार हमारी लव मेकिंग और इंटेंस थी, केवल इसलिए नहीं कि हमने बहुत समय बाद ऐसा किया था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि हम इस बंद बंद से शहर में ऐसा पहली बार कर रहे थे। मिस्टर सिटी बैंकर, तुम्हें कोई ट्रेन नहीं पकड़नी है। अगली बार जरा धीरे और इत्मीनान से। हमारी लव मेकिंग के बाद अनन्या ने कहा। मैंने आह भरी। मैं उनीदा सा हो रहा था। कमरे के बाहर रामानुजम तमिल म्यूजिक बजा रहा था। अरे, कुछ कहो भी, लड़कों को तो बस उसी से मतलब है, उसने कहा और मेरे पैरों पर एक किक जमाई। हाँ, इसलिए तो मैं तुम्हारे भाई को सुबह 5 बजे पढ़ाने के लिए राजी हो गया। तुम मेरे केमिस्ट्री नोट्स देखना चाहती हो? मैं उठ बैठा, कपड़े पहने और ड्रॉवर से ट्यूटोरियल्स निकाले। कल रात मैं 4 घंटे तक इसकी पढ़ाई करता रहा, मैंने कहा। सो स्वीट, उसने कहा और मेरे गालों को चूमने के लिए आगे बढ़ी। डोंट वरी, मेरे पेरेंट्स जल्द ही समझ जाएंगे कि तुम कितने अच्छे हो और फिर वे तुम्हें ऐसे ही प्यार करेंगे जैसे मैं करती हूँ। क्या वे भी मेरे साथ सोएंगे? मैं उसके पास लेट गया। उसने मेरे पेट पर कोहनी मारी। दैट हर्ट, मैंने कहा। अच्छा है। उसने मेरी आंखों में देखा। उसकी नज़रों में जरा कोमलता आ गई। मैं जानती हूँ कि ट्यूशन्स कठिन है, मेरे पेरेंट्स भी अजीबो गरीब हैं, लेकिन तुम हार तो नहीं मानोगे ना? बिल्कुल नहीं, मैंने उसके बालों को सहलाते हुए कहा। यह इंटीमेसी कितनी अच्छी लगती है ना? क्या यह
सेक्स से भी बेहतर नहीं? आई एम नॉट श्योर, मैंने कहा और पंखे की स्पीड बढ़ाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। घर पर हम कभी बात नहीं करते। मॉम और डैड बामुश्किल ही कुछ कहते हैं। वे न्यूज, खाना, मौसम, हर चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन हम कभी आपस में अपनी फीलिंग्स के बारे में बात नहीं करते। मैं इस तरह की बातें केवल तुमसे करती हूँ, उसने कहा। मैं चुप रहा। वह कपड़े पहनने के लिए उठ बैठी। फिर उसने फर्श से पिलो उठाया, उन्हें बिस्तर पर जमा दिया। मैंने उसकी बाँह खींची और फिर अपने पास बिठा लिया। तो मुझे कभी अपने साथ भाग चलने को क्यों नहीं कहते? उसने पूछा। तुम ऐसा चाहती हो? अगर मैं तुमसे कहीं भाग चलने को कहूँ तो क्या करोगी? पता नहीं। मैं मॉम और डैड को हर्ट नहीं करना चाहती। एक पंजाबी लड़के से दोस्ती करके पहले ही उन्हें हर्ट कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हम उनका दिल जीत लेंगे। मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी के दिन उनके चेहरे पर मुस्कुराहट हो। मैं बचपन से अपनी शादी की ऐसी कल्पना करती आ रही हूँ। तुम क्या सोचते हो? मैंने 1 मिनट सोचा और फिर कहा, मैं भागकर शादी नहीं करना चाहता। क्यों? वह बहुत आसान है, इसमें कोई बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं होता। अनन्या उठी और बचा खुचा खाना ले आई। उसने चिकन का टुकड़ा उठाया और उसे खाते हुए कहा, बड़ा लक्ष्य? हाँ, इन स्टूपिड पक्षपातों और भेदभावों के कारण ही आज हमारे देश की ये हालत है। हम तमिल पहले होते हैं, भारतीय बाद में। पंजाबी पहले होते हैं, भारतीय बाद में। इसका कोई अंत नहीं है। अनन्या ने मेरी ओर देखा। गोवान, उसने शरारत भरे लहजे में कहा। मैंने अपनी बात जारी रखी। हमारा नेशन एंथम है, नेशनल करेंसी है, नेशनल टीमें हैं। इसके बावजूद हम अपने बच्चों की शादी अपने स्टेट से बाहर नहीं करते। इस तरह हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा? अनन्या मुस्कुरा दी। ये चिकन का कमाल है, बियर का या फिर उसका जो अभी अभी मेरे साथ किए हो? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने तुम्हें इतना चार्ज कर दिया? चलो, मेरा मन रखते हुए कह दो कि ये उसी का कमाल है जो तुमने मेरे साथ बेड पर किया है। कमान, कहो ना, उसने कहा। मैं सीरियस हूँ अनन्या, यह बुलशिट खत्म होनी चाहिए। और ऐसा कैसे होगा? हमारे बच्चों की कल्पना करो। मैं कई बार उनकी कल्पना कर चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि उनकी शक्ल सूरत मेरी जैसी हो। तुम्हारे जैसी केवल आंखें होनी चाहिए, उसने कहा। नहीं, यह नहीं। यह सोचो कि वे न तमिल होंगे न पंजाबी, वह केवल भारतीय होंगे। वे इस सब बकवास से ऊपर होंगे। यदि सभी युवा अपनी कम्युनिटी से बाहर ही शादी करें तो देश के लिए अच्छा होगा। यही है वह बड़ा टारगेट। ओह, तो तुम देश के लिए मुझे प्यार करते हो? उसने कहा। वेल, कुछ मायनों में हाँ, मैं मुस्कुरा दिया। उसने पिलो उठाया और मेरे सिर पर हमला बोल दिया। अपने देश के खातिर हमने एक बार फिर प्यार किया। दरवाजा खोलो क्रिस। रामानुजम की घबराहट बड़ी आवाज और दरवाजे पर जोरों की दस्तक से मेरी झपकी टूटी। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास टू स्टेट्स के 18वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नाज सोनांचली के स्वर में। दोस्तों, लीजिए सुनिए टू स्टेट्स उपन्यास के 19वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नाज सोनांचली के स्वर में। अनन्या मेरे करीब सो रही थी और बियर के कारण मेरा सिर दुख रहा था। रामानुजम दरवाजा बजाए जा रहा था। क्या हुआ? मैंने दरवाजा खुलते हुए पूछा। मैं 5 मिनट से दरवाजा बजाए जा रहा हूँ, रामानुजम ने कहा। बाहर आओ, मकान मालिक आए हैं। मकान मालिक? हाँ, उनसे अच्छे से पेश आना। यह नोगम्बकम का आखिरी हॉस्टल है। मैं नहीं चाहता कि मुझे लात मारकर यहाँ से निकाल दिया जाए। क्या हुआ? मैंने पूछा। पहले बाहर तो आओ। मैंने दरवाज़ा लगाया और अपनी बाकी के कपड़े पहने। अनन्या, मैंने कहा। बेबी, मैं सो रही हूँ, उसने मुझे फिर से बिस्तर से खींचने की कोशिश करते हुए कहा। मेरे मकान मालिक आए हैं, मैंने कहा। मैं उसे पागलों की तरह हिलाता रहा, फिर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। बाहर तुम्हारे अप्पा हैं, मैंने कहा। वह उठकर बैठ गई। क्या? बाहर आ जाओ, मेरे मकान मालिक आए हैं, मैंने कहा। मैं लिविंग रूम में चला आया। मेरे फ्लैटमेट्स डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। 60 साल से ज़्यादा उम्र के हमारे मकान मालिक मिस्टर पुन्नू सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे थे। उनके चेहरे पर हमेशा ही उदासी मंडराती रहती थी। मैं उनके करीब जाकर बैठ गया। कोई कुछ नहीं बोला। हाय गाइस,
5 मिनट बाद अनन्या बाहर आई। चाय चाहिए? मैं बना देती हूँ। वह किचन की ओर जाने लगी। अनन्या, हम बाद में मिलते हैं, मैंने कहा। अनन्या ने मेरी ओर देखा। वह शॉक्ड थी और अब वह डाइनिंग टेबल के मूड के अनुरूप लग रही थी। अच्छा, मैं चलती हूँ। उसने अपना बैग उठा लिया। अनन्या के जाने के बाद मिस्टर उठ खड़े हुए। फिर वे कुछ सूंघने की कोशिश करने लगे। उन्होंने मेरे कमरे में झांक कर देखा और त्योरियां चढ़ाते हुए कहा, चिकन? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। बिस्तर के पास की टेबल पर बियर की बोतलें रखी थी। लेडीज? उन्होंने पूछा। वह HLL में काम करती है, मैंने कहा, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यहाँ उनके कारपोरेट स्टेटस के बारे में बताने का क्या तुक है। चिकन, बियर, लेडी फ्रेंड, ये सब क्या हो रहा है? उन्होंने कहा। मैं कहना चाहता था मौज मस्ती हो रही है और क्या, लेकिन चुप रहा। आखिर आदमी इन चीज़ों के लिए ही तो जीता है। सभी चुप्पी साधे रहे। मैं सोच रहा था कि यह खबर मकान मालिक तक कैसे पहुंची। मेरे फ्लैटमेट्स फ्रेंड मटेरियल तो नहीं थे, लेकिन न जाने क्यों मैंने यह उम्मीद नहीं की थी कि वे ऐसी हरकत करेंगे। शायद वॉचमैन ने यह काम किया हो। मुझे तुम लड़कों से यह उम्मीद नहीं थी, पुन्नू ने भारी तमिल लहजे में कहा। यह मेरी गलती है। मैं ही अपनी गर्लफ्रेंड के लिए चिकन और बियर लाया था, मैंने कहा। गर्लफ्रेंड? पुन्नू ने कुछ इस तरह कहा मानो मैंने शुद्ध संस्कृत का कोई शब्द कह दिया हो। वह मेरी बैचमेट है और बहुत अच्छी लड़की है, मैंने कहा। मिस्टर पुन्नू पर इस जवाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह तमिल ब्राह्मण है, मैंने कहा। और तुम? पंजाबी, मैंने कहा और मेरा सिर अपने आप जरा सा झुक गया। अगर वह तुम जैसे लड़के के साथ घूम रही है तो यह अच्छी लड़की कैसे हो सकती है? मिस्टर पुन्नू ने पूछा। हाँ, उनकी बात पते की थी। मैंने विषय बदलने के बारे में सोचा। मिस्टर पुन्नू, यह कोई बोर्डिंग स्कूल नहीं है। हम सभी प्रोफेशनल्स हैं और हम अपने घर पर क्या करते हैं इससे दूसरों को क्या मतलब? मिस्टर पुन्नू ने टेबल पर जोर से मुक्का मारा। यह मेरा घर है, उन्होंने मेरी गलती को दुरुस्त करते हुए कहा। हाँ, यह आपका ही घर है, लेकिन यह आपने हमें किराए पर दिया है। टेक्निकली हमारे पास यह अधिकार है कि हम आपको अपनी संपत्ति में दखलंदाजी न करने दें। मिस्टर पुन्नू हक्के बक्के रह गए। मामले को संभालने के लिए रामानुजम को आगे आना पड़ा। इसे अभी कुछ पता नहीं है मिस्टर पुन्नू, यह यहाँ पर नया है। हमें इसे बताना चाहिए कि यह वेज बिल्डिंग है और यहाँ अल्कोहल पीने की अनुमति नहीं है। एक बूंद भी नहीं, मिस्टर पुन्नू ने कहा। मैंने अपने पूरे जीवन में शराब की एक बूंद भी नहीं छुई। मिस्टर पुन्नू को देखकर लग रहा था कि उन्होंने अपने जीवन में न तो शराब छुई है और न ही किसी लड़की को छुआ है, लेकिन उन्हें इसकी सख्त जरूरत थी। माफ़ी मांगो, रामानुजम ने मुझसे कहा। मैंने आसपास देखा। तमिल मेरे इर्द गिर्द लिट्टे की तरह घेरा बनाकर खड़े थे। मेरे सामने कोई विकल्प नहीं था। आई एम सॉरी, मैंने कहा। आगे से यहाँ कोई लेडीज नहीं, मिस्टर पुन्नू ने अपनी एक अंगुली लहराते हुए कहा। और बियर और चिकन भी नहीं, मैंने कहा। और वह तो पहले ही अलाउड नहीं था, सैंडिल ने कहा। मेरे इर्द गिर्द खड़े सभी लड़कों ने सिर हिला दिए। उन्हें एक धुंधला सा एहसास हुआ कि उनके लिए नियम तय किए जा रहे हैं कि वह अपनी ज़िंदगी कैसे जिएं। और मैं सोच रहा था कि अगली बार अनन्या को कहाँ ले जाऊंगा। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे टू स्टेट्स उपन्यास के 19वीं कड़ी का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। लीजिए सुनिए टू स्टेट्स उपन्यास के 20वीं कड़ी का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, लेकिन फिजिक्स में मुझे मदद की ज़रूरत होगी। अनन्या के भाई मंजूनाथ, जो कि आगे चलकर एक खूब पढ़ाकू लेकिन असामाजिक इंसान बनने जा रहा था, ने किसी मुर्गे सरीखी ऊर्जा के साथ कहा। जब वह बोलता था तो उसकी भौहें भी ऊपर नीचे होती थीं और इसी के साथ उसके माथे पर भस्म से खींची गई 3 रेखाएं भी नाचती रहती थी। मैं अपनी पहली क्लास के लिए आया था। एक रात पहले ही अनन्या अपनी हफ्ते भर की सेल्स ट्रिप के लिए मदुरई चली गई थी। सुबह जल्दी उठ जाने के कारण मेरा सिर दुख रहा था। अनन्या की माँ ने मंजू के कमरे में कॉफ़ी भिजवाई, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और इस बात से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ कि मैंने केवल केमिस्ट्री की तैयारी की थी। चलो फिर भी उसे एक बार रिवाइज करते हैं, मैंने कहा और अपनी शीट्स खोली। हाइड्रोकार्बन, उसने मेरे नोट्स को देखते ही कहा। मैं तो इसे 3 बार कर चुका हूँ। मैंने उसके सामने एक सवाल रखा
और उसने महज 2 मिनट में सुलझा दिया। मैंने थोड़ा और मुश्किल सवाल पूछा, लेकिन उसने उसे भी इतने ही समय में सुलझा दिया। बाजू के कमरे में एक टेप बज रहा था और उसे सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे महिलाओं का एक समूह फौज की ओर आगे बढ़ा जा रहा है। SS सुलक्ष्मी, मंजू ने मेरे चिंतित एक्सप्रेशन देकर कहा। भक्ति संगीत। मैंने सिर हिलाया और केमिस्ट्री बुक को खगालने लगा। मैं एक ऐसा सवाल खोज लेना चाहता था जो इस छुटकू आइंस्टीन के लिए कठिन हो। यह भक्ति संगीत हर तमिल घर में सुबह सुबह बजता है? मैंने पूछा। मैंने सोचा कि क्या हमारी शादी के बाद अनन्या इसे हमारे घर पर भी बजाएगी। यह संगीत सुनकर तो मेरी माँ को गहरा सदमा पहुंच सकता है। हर गुजरते मिनट के साथ भजन की आवाज़ तेज होती जा रही थी। IIT कैसा होता है? उसने पूछा। मैंने उसे अपने पूर्व कॉलेज के बारे में बताया, लेकिन इस दौरान मेरे जीवन में जो भी मसालेदार घटनाएं घटी थीं उन्हें मैंने सावधानी से अलग कर दिया। मैं एरोनॉटिक्स करना चाहता हूँ, मंजू ने कहा। जब मैं उसकी उम्र का था तब मैंने यह शब्द भी नहीं सुना था। 1 घंटे बाद उसने अपनी फिजिक्स की टेक्स्ट बुक निकाली। उसने मुझे एक सवाल दिया और मैंने उसे सुलझाने के लिए उससे समय मांगा। उसने हामी भरी और अगला चैप्टर पढ़ने लगा। यहाँ पर तो ट्यूटर की ही ट्यूशन ली जा रही थी। अगला 1 घंटा मैंने मंजू से फिजिक्स सीखते हुए बिताया। फिर मैं वहाँ से जाने के लिए खड़ा हो गया। मैं लिविंग रूम में पहुँचा जहाँ अनन्या के डैड द हिंदू को आहिस्ते आहिस्ते पढ़ रहे थे। अनन्या ने मुझे हिदायत दी थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसके पिता के साथ वक्त बिताने की कोशिश करूं। मैं 10 मिनट तक इंतज़ार करता रहा, जब तक कि उन्होंने अपना लेख पूरा नहीं कर लिया। एस? कुछ नहीं, मैंने कहा। क्लास पूरी हो गई। गुड, उन्होंने कहा और अखबार का पेज पलट दिया। बैंक कैसी है अंकल? उन्होंने तनिक आश्चर्य के साथ अखबार से सिर बाहर निकाल कर देखा। कौन सी बैंक? आपकी बैंक, मैंने गला साफ करते हुए कहा। आपका जॉब कैसा चल रहा है? बेवकूफ़, उन्होंने कहा, मानो इस बेवकूफ़ी भरे सवाल से वे खिन्न हो गए हों। जॉब में क्या होगा? जॉब हमेशा की तरह चल रहा है। जी हाँ, यकीनन, मैंने कहा। मैं अगले 5 मिनट तक चुपचाप बैठा रहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। मैं द हिंदू से मुकाबला नहीं कर सकता था क्योंकि वह रोज नया आता था। अच्छा तो मैं चलता हूँ अंकल, मैंने कहा। ओके, उन्होंने कहा। मैं दरवाजे तक पहुँचा ही था कि पीछे से उनकी आवाज़ आई, ब्रेकफास्ट मैं ऑफिस में कर लूँगा। तुम्हारा ऑफिस कहाँ है? अन्ना सलाई, मैंने कहा। मेरी बैंक के रास्ते में ही है। मैं 8:30 बजे बैंक जाता हूँ और मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ, उन्होंने कहा। 8:30 बजे का मतलब था अपने बॉस से 1 घंटा लेट पहुंचना, लेकिन अनन्या के डैड से लिफ्ट लेने का मतलब था इस घर में 2 घंटे और बिताना और अपने होने वाले ससुर जी के साथ कार में अकेले होना। दैट्स परफेक्ट। मुझे भी 8:30 बजे ही ऑफिस पहुंचना है, मैंने कहा। गुड, उन्होंने कहा और फिर से अपने अखबार में खो गए। हम 7:30 बजे ब्रेकफास्ट के लिए बैठे। अनन्या के डैड प्रार्थना करने मंदिर घर में गए और माथे पर भस्म की 3 रेखाएं लगाकर लौटे। मैंने सोचा कि मुझे भी प्रार्थना करने जाना चाहिए, लेकिन यह सोचकर रुक गया कि मैं ऑफिस में अपने माथे पर भस्म की 3 रेखाएं और देरी से आने के बारे में क्या कहूँगा। ब्रेकफास्ट में इडली थी। अनन्या की माम ने मेरे सामने ढेरों इडलियां रख दी। हम चुपचाप खाते रहे। अनन्या ने मुझे बताया था कि उनके पेरेंट्स ज़्यादा बात नहीं करते, इसलिए मेरे लिए भी यह सबसे अच्छा था कि मैं अपने मुंह पर ताला लगाए रखूं। चटनी और चाहिए? अनन्या की माँ ने यह सवाल किया और मैंने सिर हिलाकर ना कहा। बस खाने के बेंच पर हमारी इतनी ही बातचीत हुई। अंकल ने गैरेज से अपनी फिएट निकाली। वे बार बार कार की खिड़की से झांक कर मुझे देखते रहे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वे मुझे इग्नोर करना चाहते थे या मुझे कार से टक्कर मार देना चाहते थे। बैठ जाओ, अंकल ने कहा। मैं उनके पास बैठने के लिए घूमकर उनके पास आया। अपनी गर्लफ्रेंड के पापा के साथ कार में बैठने ने मेरे मन में पुरानी बुरी यादें ताज़ा कर दी। मैंने गहरी सांस ली। यह एक अलग सिचुएशन है, शांत रहो, मैंने खुद से अनेक बार कहा। अंकल 10 की स्पीड में गाड़ी चलाते रहे। मैं सोच रहा था कि मैं अपने बॉस के सामने 2 घंटे देरी से आने के लिए क्या बहाना बनाऊंगा।
ऑटो, स्कूटर और यहाँ तक कि रिक्शा जैसे वाहन भी हमें ओवरटेक करने की कोशिश करते रहे। मैं बात करना चाहता था, लेकिन मुझे ऐसा कोई विषय नहीं सूझा जिसके बारे में बात करने का कोई जोखिम न हो। मैंने अपना ऑफिस बैग खोला जिस पर सीएनटी नेवर स्लिप्स का लोगो लिखा हुआ था और अपनी रिपोर्ट्स निकालकर पढ़ने लगा। पिछले हफ्ते .com के 25% स्टॉक्स का नुकसान हुआ था। जिन विश्लेषकों ने अनुमान लगाया था कि इन स्टॉक्स में हर घंटे तिगुनी बढ़ोतरी होगी, अब वे कह रहे थे कि मार्केट सेल्फ करेक्ट मोड में चला गया है। सेल्फ करेक्ट यह शब्द इतनी इंटेलिजेंट और चतुराई भरा लगता था कि यह अपने जीवन भर की जमा पूंजी गंवा देने वाले लोगों का दुख दूर कर देता था। यदि आप पूछें कि मार्केट पहले सेल्फ करेक्ट क्यों नहीं था, तो यह सवाल बेवकूफ़ी भरा भी लग सकता था। आज ऐसे 2 क्लाइंट मुझसे मिलने आने वाले थे जो 10-10 लाख रुपए गंवा चुके थे। क्योंकि मेरे पास IIM में डिग्री थी, इसलिए मुझे कोई ऐसी जुगत भिड़ानी थी कि उन्हें वह घाटा नजर न आए। एक लाल बत्ती के पास जाकर कार रुक गई। ये रिपोर्ट्स तुमने लिखी है? अंकल ने पूछा। मैंने सिर हिलाकर इनकार किया। ये हमारे रिसर्च ग्रुप ने लिखी है। मैंने कहा। फिर तुम बैंक में क्या करते हो? उन्होंने पूछा। कस्टमर सर्विस, मैंने कहा। हालांकि मुझे पता नहीं था कि जो मैं कुछ करता था उसे किस तरह की सर्विस का नाम दिया जाए। लोगों से कहना कि वे अपनी जमा पूंजी हमें दे दें और फिर उन्हें उससे महरूम कर देना तो सर्विस नहीं है। तुम्हें पता है ये रिपोर्ट्स कैसे लिखी जाती है? उन्होंने कहा। हमारे पीछे खड़ी कारें हार्न बजाने लगी थीं। फिएट स्टार्ट नहीं हो रही थी। अंकल ने 2 बार असफल कोशिश की थी। इल्ला सर्विसिंग क्वालिटी, उन्होंने अपनी कार को कोसते हुए कहा। उन्होंने चोक खींचा। मैंने रिपोर्ट्स भीतर रख ली और कार को धक्का लगाने की तैयारी करने लगा, लेकिन मेरी खुशनसीबी थी कि तीसरी कोशिश में कार स्टार्ट हो गई। वैसे मैं भी इस तरह की रिपोर्ट्स लिख सकता हूँ। क्यों? मैंने कुछ देर पहले पूछे गए उनके सवाल का जवाब देते हुए कहा। कुछ नहीं, मेरी बैंक ने स्टूपिड ज्वाइंट वेंचर किया है। अब वे चाहते हैं कि हम एक बिजनेस प्लान सबमिट करें और जीएम ने मुझसे यह करने को कहा है। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मैंने किसी स्काउट लड़के की तरह चिल्लाते हुए कहा। रास्कल, उन्होंने कहा। जी? अरे वह जीएम वर्मा। मैंने बैंक में अपनी 30 साल की नौकरी में कभी एक रिपोर्ट नहीं बनाई। अब मुझे पिन पॉइंट प्रेजेंटेशन भी बनाना पड़ रहा है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, मैंने कहा। हाँ वही, वह रास्कल मुझे जानबूझकर ऐसे काम देता है जिन्हें मैं समझ नहीं पाता, अंकल ने कहा। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मैंने कहा। शायद मुझे अंकल के दिल में जगह बनाने का एक रास्ता मिल गया था। कोई ज़रूरत नहीं, अंकल ने गंभीर स्वर में कहा। वे समझ गए थे कि वे मेरे सामने ज़रूरत से ज़्यादा ही खुल गए हैं। तुम यहाँ उतर जाओ, अंकल ने कहा और सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी कर दी। सिटी बैंक यहाँ से मुश्किल से 100 मीटर दूर होगा। मैं कार से बाहर निकल आया। मैंने 3 बार थैंक्स कहा और हाथ हिलाकर उन्हें गुड बाय किया। उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। उनका हाथ गियर शिफ्ट पर था। अनन्या से ज़्यादा मिला जुला मत करो। हम सीधे साधे लोग हैं और ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन हमारी कम्युनिटी में उसके नाम पर बट्टा मत लगाओ, उन्होंने कहा। अंकल, लेकिन मुझे पता है कि अनन्या और तुम क्लासमेट्स हो और तुम मंजू की मदद कर रहे हो। इसके लिए हम तुम्हारे आभारी हो सकते हैं। हम अच्छे से तुम्हारी आवभगत कर सकते हैं, लेकिन हम अनन्या को तुमसे शादी नहीं करने दे सकते। ऑटो एक दूसरे पर हॉर्न बजाते रहे, जैसे कि गुस्से में एक दूसरे से बतिया रहे हों। यह कतई वह जगह नहीं थी जहां खड़े होकर किसी को उसकी ज़िंदगी के सबसे ज़रूरी फैसले के बारे में कन्विंस किया जाए। अंकल, लेकिन, मैंने कहा। अंकल ने एक्सीलरेटर दबाने से पहले अपने हाथ बांध लिए। कार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। बेड़ा गर्क। बंधे हाथों पर मैं क्या प्रतिक्रिया दूं? मैंने सोचा। अंकल मुझे छोड़कर आगे बढ़ गए। मैंने एक हारे हुए इंश्योरेंस सेल्समैन की तरह अपना बैग उठाया और बैंक की ओर चल दिया। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे टू स्टेट्स उपन्यास के 20वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। दोस्तों, लीजिए सुनिए टू स्टेट्स उपन्यास के 21वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। वेलकम सर, वेलकम टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बाला ने कहा। उसकी आवाज़ के लहजे से इतनी साफ तरह से गुस्सा झलक रहा था कि उसकी बात में छुपा कटाक्ष बेअसर हो गया। वह मेरी डेस्क पर बैठा था और ठीक इसी खुशी भरे क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था कि मैं आऊं वह और मुझे मसल कर रख दे। आई एम रियली सॉरी,
मेरे ऑटो का एक्सीडेंट हो गया था। मैंने झूठ बोल दिया। तुम्हारे हॉस्टल का नौकर तो कह रहा था कि तुम सुबह 5 बजे ही घर से निकल गए थे। उसने कहा, आपने मेरे हॉस्टल पर फोन लगाया था? अभी तो बस 9 ही बजे हैं। वैसे भी ऑफिशियल टाइम तो यही है ना? नहीं, यह सिटी बैंक है, कोई पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं। उसने कहा, तो क्या लोग जो यहाँ काम करते हैं उनकी कोई जिंदगी नहीं हो सकती है? मैंने बुदबुदाते हुए कहा, क्या? कुछ नहीं। आज 10 बजे मिस श्रीनिवासन आने वाली हैं। मैंने कहा, और तुमने इसके लिए तैयारी नहीं की है? तुमने रिपोर्ट्स पढ़ी है? जी हाँ, मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी है, लेकिन मुसीबत यह है कि वे अपने 10 लाख रुपए गंवा चुकी हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने इस रिपोर्ट्स पर भरोसा किया था। तो मैं इन रिपोर्ट्स की चाहे जितनी अच्छी पढ़ाई कर लूं, लेकिन वे अब इस पर भरोसा नहीं करेंगी। क्या मैं अपनी कुर्सी पर बैठ सकता हूं? मैंने पूछा। बाला ने मेरी ओर देखा। वह मेरे अक्खड़पन से हैरत में था। मैं अपनी कुर्सी पर बैठ गया। आपने मुझसे कहा था कि इन स्टॉक्स को पुश करूं, और आज हमारे रुगइट्स खराब स्थिति में है। मिस श्रीनिवासन बुजुर्ग महिला हैं, वे घबरा जाएंगी। मैं चाहता हूं कि आप तैयार रहिए। तैयार? किस बात के लिए तैयार? इस बात के लिए कि वे और उनके जैसे दूसरे रोहिंट्स अपने संदेश दूसरी जगहों पर ले जा सकते हैं। कैसे? वे ऐसे कैसे कर सकते हैं? यह सिटी बैंक है, बाला ने कहा। क्योंकि भले ही सिटी कभी सोती नहीं हो, लेकिन हमारी वजह से हमारे ग्राहक जरूर रोते हैं। मिस श्रीनिवासन का पैनिक मोड इतना मनोरंजक था कि उसके कारण दूसरे सुप्स के बैंकर्स भी हमारे एरिया में चले आए। सबसे पहले तो वे मुझसे 2 मिनट तक तमिल में बोलती रहीं, लेकिन जब उन्हें लगा कि मैं उनकी भाषा नहीं समझ सकता तो वे अंग्रेजी में बोलने लगीं। तुम तुम ही ने कहा था ना कि मेरा पैसा डबल हो जाएगा। अभी वह 70% डाउन हो गया है, मिस श्रीनिवासन ने कहा। एक्चुअली मैडम, मार्केट सेल्फ करेक्ट मोड में चला गया है। मैंने कहा। अब जाकर मैं समझा था कि कठिन रिसर्च टर्म्स का क्या मतलब था। जिन उलझन भरे सवालों का कोई जवाब नहीं होता, उन्हें वे दूसरी तरफ मोड़ देते हैं। लेकिन मुझे 10 लाख रुपए का घाटा हुआ है। 10 लाख! उन्होंने चीखते हुए कहा। मैडम, स्टॉक मार्केट में ऊपर नीचे होता रहता है। हमारे पास कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट हैं जो कम रिस्की हैं। मैं उनके दुख का फायदा उठाने की कोशिश करते हुए कुछ और बेचने का प्रयास करने लगा। फॉरगेट इट। सिटी बैंक में मेरा खाता खत्म हो गया। मैंने तुम्हें फिक्स डिपॉजिट करने को कहा था, लेकिन तुमने नहीं किया। अब मैं ब्यासा बैंक में अपना अकाउंट खुलवा रही हूँ। मेरे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव उनके लिए खूब सारे स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक लाए, लेकिन मिस श्रीनिवासन को मनाया नहीं जा सका। मैडम, लेकिन सिटी बैंक ब्याज की तुलना में कहीं बड़ा नाम है। मैंने कहा। मुझे अकाउंट क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स दो, मिस श्रीनिवासन ने कहा। हमारे पास अब और कोई चारा नहीं था। ऑफिस के पहले घंटे में ही हम अपना एक कस्टमर गंवा चुके थे। रिसेप्शन पर लगी टीवी में सीएनबीसी चैनल बता रहा था कि उस दिन इंटरनेट स्टॉक्स को और 5% का चपत लग चुका था। अगले 2 हफ्तों में हमारे सबसे भरोसेमंद ग्राहकों, जो कि इसी कारण हमारे द्वारा सबसे आसानी से उल्लू बनाए जा सकने वाले ग्राहक भी थे, को कुल 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका था। हमने उन्हें ऐसी कंपनियां भी टिका दी थी जिन्होंने एक वेबसाइट बनाने के अलावा और कुछ नहीं किया था। मेरी 2 लेडीज कस्टमर को ही नुकसान उठाना पड़ा था, क्योंकि मैं इस तरह की कंपनियों को कभी अच्छे से बेच नहीं पाया था। लेकिन बाला, जिसके स्मार्ट लोगों का साम्राज्य का काम अमीरों को लूटना खसुटना भर था, को मुंबई हेडक्वार्टर में इसका जवाब देना था। मेरे पास 7 शिकायतें आई हैं, कस्टमर सर्विस ग्रुप के कंट्री हेड ने एक कांग्रेस कॉल में कहा। सर, यह केवल बाजार की अस्थिरता का ओवर रिएक्शन है, बाला ने कहा। रिसर्च रिपोर्ट में कही गई बातों को मत दोहराओ। मैंने उन्हें भी पढ़ी है, कंट्री हेड ने कहा। काल खत्म हुआ। बाला का चेहरा पीला पड़ गया। बास लोगों ने चेन्नई ब्रांच में विजिट करने का मन बना लिया था। बाला यह खबर सुनते ही थरथराने लगा। मुंबई हेडक्वार्टर कह रहा था कि हमें इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के इंटरनेट स्टॉक्स नहीं बेचने थे, और हाउस वाइफ्स को तो कतई नहीं।
जाहिर है जब कमीशन मिल रहा था तब उन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं की, लेकिन अब 5 कस्टमर्स ने अपना खाता बंद कर लिया था और एक ने तो न्यूयॉर्क में सिटी बैंक के सीईओ को लेटर भी लिख दिया था। अपनी वीकली सेल्स मीटिंग में मैंने अपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से कहा कि वे चेन्नई के कस्टमर्स को फिक्स डिपॉजिट सोना और साड़ियों के सिवा कुछ और न बेचें। सर, हम साड़ियाँ नहीं बेचते, मेरी एक रिप्रेजेंटेटिव ने साफ किया। सॉरी, मैं तो बस मजाक कर रहा था, हम सोना भी कहाँ बेचते हैं, है ना? नहीं सर, हम बेचते हैं गोल्ड लिंक डिपॉजिट, उसने कहा। हाँ, मुझे अपने ग्रुप्स के प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता था। वास्तव में मुझे यह भी नहीं पता था कि मैं यह जॉब क्यों कर रहा हूँ। मैंने सिर हिलाया और मुस्कुरा दिया। यदि आप कस्टमर सर्विस में हैं तो आपको किसी टूथपेस्ट कंपनी के मॉडल से भी ज़्यादा मुस्कुराना पड़ता है। क्या यह सच है कि मिस श्रीनिवासन को 10 लाख रुपए का घाटा हुआ है? मेरी एक और लेडी कस्टमर बैंक में आई। फिर वे कुड़कुड़ाते हुए पूरा लो डाउन पाने के लिए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स के पास बैठ गई। लेकिन बुरी बात यह थी कि गोपनीय कारणों से हम उन्हें डिटेल्स नहीं दे सकते थे। हम रिटर्न्स ऑफर नहीं कर सकते थे, लेकिन हम थोड़ी बहुत गपशप जरूर कर सकते थे। शायद उसके जरिए हम अपने कस्टमर्स को थोड़ा फुसला सकते थे। क्रिस, यहाँ आओ। शाम को 7 बजे बाला मेरे पास आया। उसे देखकर लग रहा था जैसे कि वह काठ का हो गया हो। मैंने अपना सिटी नेवर स्लिप्स बैग पैक कर चुका था ताकि घर जाकर सो जाऊं। 2 दिन बाद हमारे बॉसेस आने वाले थे। मैंने पिछली कुछ रातें उनके लिए प्रेजेंटेशन बनाते हुए गुजारी थी। यह तमिलनाडु का सबसे घटिया और बैकलेस जॉब था। मैंने अपने रोहिट्स चाहे कितनी ही बेहतरीन क्यों न बनाई हो, लेकिन नंबर्स इतने बुरे थे कि यह तय था कि हमें बॉसेस की चली कुटी सुनने को मिलेगी। पिछली रात मैं 3 बजे घर पहुंचा था और 5 बजे फिर जाग गया था, क्योंकि मुझे अपने साले बाबू को पढ़ाना था। इस वक्त मुझे बाला नहीं, किसी तकिए की जरूरत थी। बाला, मैं अपनी बात कहते कहते ही मैं बीच में रुक गया, क्योंकि मैंने देखा कि यह बाला उम्मीद करते हुए अपने कक्ष में चला गया था कि मैं उसके पीछे पीछे आऊंगा। मैं बाला के केबिन में गया। उसने बहुत धीमे से दरवाज़ा बंद किया। फिर उसने पर्दे खींच लिए और फ़ोन का रिसीवर उठाकर रख दिया। मैंने सोचा कि या तो वह मुझे मार डालना चाहता है या मेरा यौन शोषण करना चाहता है। काम कैसा चल रहा है? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। हालांकि इतने धीमे बोलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि दफ्तर के तो सब लोग पहले ही जा चुके थे। फाइन, मैंने आपको प्रेजेंटेशन भेजा था, आपने उसे अप्रूव भी कर दिया है, राइट? मैंने कहा। बाला ने दोपहर में उसे ओके कर दिया था। मैं एक रात और जाकर काम करना नहीं चाहता। बडी, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। बाला ने इससे पहले मुझे कभी बडी कहकर नहीं बुलाया था। कमरे में नारियल और मछली की बू आ रही थी। नारियल की बू बाला के बालों से आ रही थी और मछली की बू उसके अनकहे इरादों से। कैसी मदद? मैंने बिना मुस्कुराए हुए पूछा। देखो किस, यह जॉब मेरा करियर, यह मेरे लिए सब कुछ है। मैंने इस बैंक को अपनी पूरी जिंदगी दे दी है। मैंने सिर हिलाया। मुद्दे की बात करो बडी, मैंने सोचा। और जैसा कि तुम खुद भी कबूल करोगे, क्या तुम भी इसमें इतने ही इन्वॉल्व नहीं हो जितना मैं हूं? मेरी बात को गलत ढंग से मत लेना। वह 100% सही था, लेकिन जब कोई व्यक्ति आपसे यह कहता है कि इस बात को गलत ढंग से मत लेना, तो आपको उसे गलत ढंग से लेना ही पड़ता है। इसके अलावा मैंने पिछली 3 रातें कड़ी मेहनत करते हुए बिता दी थी, जबकि मेरा साथ देने के लिए केवल एटीएम गार्ड्स ही मौजूद थे। मैं इससे बेहतर के लायक था। वह 100% गलत है, मैंने कहा। मैं काम कर कर के मरा जा रहा हूँ। मैं वही करता हूँ जो आप चाहते हैं। मैंने वे कड़ा इंटरनेट स्टॉक्स इसलिए बेचे क्योंकि आपने कहे थे। इजी इजी, बाला ने मुझे चुप कराते हुए कहा। यहाँ कोई भी नहीं है। हम किसी जेम्स बॉन्ड्स मिशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं कि हमें फुसफुसाते हुए बात करनी पड़े, मैंने कहा। कारपोरेट टाइप्स यह दिखावा करना पसंद करते हैं कि उनकी जिंदगी रोमांच से भरपूर है। फुसफुसाहटें, मुट्ठियाँ भींच लेना, हाथ लहराना वगैरह वगैरह कुछ ऐसे जेस्चर थे जिनकी मदद से वे अपने जॉब डिस्कशन को ऊंचा उठा देना चाहते हैं।
जबकि वे एक ऐसे क्लर्क से ज़्यादा कुछ नहीं होते जिन्हें ज़रूरत से ज़्यादा तनख्वाह मिलती है। मैं तुम्हारी मेहनत पर शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन देखो, कारपोरेट लाइफ में हमें एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ता है। क्या? कैसे? मैंने सोचा कि अब अगर बाला 2 मिनट में मुद्दे की बात पर नहीं आया तो मैं उसे एक तमाचा रसीद कर दूंगा। वास्तव में मैं मन में ही मन ऐसा कर भी चुका था। मैं तुम्हारा बॉस हूँ तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा ही, लेकिन आज तुम्हारे पास मेरा ख्याल रखने का एक मौका है। मैं चुप रहा। कंट्री मैनेजर आ रहे हैं। वे पूछेंगे कि हाउसवाइफ्स को इंटरनेट स्टॉक कैसे बेच दिए गए। मुझे इन सब बातों का जवाब तो देना ही पड़ेगा। लेकिन यदि तुम, मैं क्या? मैंने उसे उकसाया ताकि वह जल्दी से असल बात पर आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप चाहते हैं कि मैं सारा दोष अपने सिर ले लूं? मैंने एक अनुमान लगाने का जोखिम उठाया। उसने सहमति में धीरे से सिर हिला दिया। दिस अनविलेबल। वे मेरा भरोसा वैसे भी क्यों करेंगे? तुम आईआईएम में से हो, या मान लिया जाएगा कि तुम शुरुआत में कंपनी में एक महत्वपूर्ण भूमिका में आ गए थे, और यदि मैं ऐसा कह देता हूं तो मेरा तो करियर चौपट हो जाएगा। नहीं, तुम ट्रेनी हो। तुम्हारी प्रमोशन मुझे रिकमेंड करनी है। मान लो कि मैंने तुम्हारी प्रमोशन रिकमेंड कर दी, लेकिन यदि मुझे जिम्मेदार ठहराया गया तो मुझे कभी कोई प्रमोशन नहीं मिलने वाली। जिम्मेदार तो आप हैं ही, मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। प्लीज क्रिस, बाला ने कहा। बॉस सबॉर्डिनेटर का संबंध बदल चुका था। बाला मुझसे मदद की भीख मांग रहा था। मैं समझ रहा था कि यदि मैंने उसकी बात मान ली तो मुझे कितनी पावर्स मिल सकती है। मैं सभी की तरह आराम से ऑफिस आ सकता था। मैं काम से जल्दी घर जा सकता था। मैं अपनी डेस्क पर बैठकर झपकी ले सकता था। ओके, तो यदि सिटी ओवरपेड क्लर्क्स क्लब में मेरे करियर को नुकसान पहुंचता है तो भी क्या? मैं तभी हाँ कह सकता था, लेकिन मैं चाहता था कि बाला कुछ देर और मुझसे मिन्नतें करता रहे। मैं चुप रहा। वैसे भी कंट्री मैनेजर मुझे पसंद नहीं करता। वह नॉर्थ इंडियन है। वह एक बार तुम्हें माफ़ कर देगा, लेकिन मुझे नहीं, बाला ने कहा। मुझे लगा कि कहीं वह रोने न लगे और मैं देर तक इस तमाशे का मजा ले सकता था, लेकिन मैं घर जाकर आराम भी करना चाहता था। मैं देखता हूँ सर कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं खड़ा हो गया। क्या मैं इसे हाँ समझूं? बाला ने कहा। उसकी आंखें उम्मीदों से भरी थीं। गुड नाइट सर, मैंने आखिरी शब्द पर जोर देते हुए कहा। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास टू स्टेट्स के 21वें कड़ी का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। दोस्तों, लीजिए सुनिए उपन्यास टू स्टेट्स, जिसे लिखा है चेतन भगत ने, के 22वें कड़ी का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। पापा मुझे कभी कॉल नहीं करते थे। पता नहीं उस रात उन्होंने मुझे क्यों कॉल किया। मैं चाहता था कि ऑफिस और ट्यूशन्स का काम फिर से शुरू हो, उससे पहले नींद भर सो लूं। लेकिन रात को 11 बजे रामानुजम ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। क्या है? मैंने पूछा। जिस दिन अनन्या मुझसे मिलने आई थी तब से मैंने बमुश्किल ही अपने किसी फ्लैटमेट से बात की थी। तुम्हारा फ़ोन है? कौन है? इस वक्त तो मुझे अनन्या भी फ़ोन नहीं करती थी। तुम्हारे पापा। क्या तुम उन्हें कह सकते हो कि इस वक्त फ़ोन न करें? रामानुजम ने जमुआई लेते हुए कहा। पापा का नाम सुनते ही जैसे मुझ पर पाला पड़ गया। मैंने मन ही मन प्रार्थना की कि मॉम ठीक हों। उन्होंने मुझे फ़ोन क्यों लगाया होगा? हेलो, क्या मैं अपने बेटे से बात कर रहा हूँ? मुझे जरा अजीब लगा कि उन्होंने मुझे अपना बेटा कहकर पुकारा। पिछले 3 साल से हमने आपस में ठीक से बात नहीं की थी। क्रिस बोल रहा हूँ, मैंने कहा। तब तो मैं अपने बेटे से ही बात कर रहा हूँ, है ना? यदि आपको ऐसा लगता है तो है, मैंने कहा। एसटीडी की 2 पल्स बीत चुकी थी। चुप्पी छाई रही। मैं सुन रहा हूँ, उन्होंने कहा। क्या सुन रहे हैं? वही जो मेरा बेटा मुझसे कहना चाहता है। अब कहने को कुछ बाकी नहीं रह गया है। आपने मुझे इतनी रात गए फ़ोन क्यों लगाया? मैंने गुस्से भरी आवाज़ में पूछा। तुमने माम को अपना पहला सैलरी चेक भेजा? हाँ, कुछ देर के बाद मैंने कहा। इसके लिए तुम्हें बधाइयाँ, उन्होंने कहा। माम ठीक तो है ना? आई होप आप मुझे अपनी किसी गिल्ड ट्रिप के लिए फ़ोन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यदि माम ठीक नहीं हैं तो, मैंने अपने शब्दों को अंतराल से अलगाते हुए कहा। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हैं, उन्हें तुम पर नाज है, उन्होंने कहा। और कुछ? तुम्हारे क्या हाल हैं?
इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। मैंने कहा, क्या अपने बाप से बात करने का यही तरीका है? उन्होंने चीखते हुए कहा, यदि अपने गौर न किया हो तो बता दूं। मैंने कहा कि आपसे कभी बात नहीं करता हूं और मैं यहाँ तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने कहा। उनकी आवाज़ अब भी तेज थी। मैं उसी वक्त फ़ोन रख देता, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि वे माम पर गुस्सा निकाले। वे गुस्से में बड़बड़ाते रहे कि मैंने किस तरह उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है और किस तरह मैं एक नालायक बेटा साबित हुआ। लेकिन मैं चुप्पी साधे रहा। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही जो उन्होंने पिछले 20 सालों में नहीं कही थी। मैं यह भी जानता था कि एक बार उनका एकालाप शुरू हो गया तो उन्हें चुप होने में खासा वक्त लगेगा। मैंने फ़ोन टेबल पर रख दिया और फ्रिज खोला। उसमें से एक सेब और पानी की एक बोतल निकाली। किचन में गया, सेब को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और लौट आया। 2 कौर खाए और एक गिलास पानी गटक गया। फ़ोन के रिसीवर से कटी फटी आवाज़ आ रही थी। आधा सेब खाने के बाद मैंने फ़ोन उठाया। तुम में ऐसा कोई गुण नहीं जिस पर गर्व किया जा सके। ये डिग्रियां बेकार हैं। माँ को पैसा भेज देने भर से ही तुम तुर्रम खां नहीं बन जाते। मुझे लगता है कि तुम्हारे जैसा लड़का। वे बोले चले जा रहे थे, लेकिन मैंने फ़ोन फिर टेबल पर रख दिया। मैंने उसे केवल तभी उठाया जब मैं अपना सेब पूरा खा चुका था। आई सेड, तुम मेरी बात सुन रहे हो या नहीं? उनकी आवाज़ काँप रही थी। सुन रहा हूँ, मैंने कहा। बहुत देर हो चुकी है, आपका बिल भी बहुत बढ़ गया होगा। क्या मैं सोने जा सकता हूँ? तुम्हारे मन में अपने पापा के लिए कोई इज्जत नहीं है? आप यह बात बहुत पहले ही कह चुके हैं। अब भी सो आप यह बात पहले भी कह चुके हैं। अब आप भी सो जाइए और मुझे भी सोने दीजिए। गुड नाइट, मैंने कहा। लेकिन वे हमेशा सौजन्य और शिष्टाचार में विश्वास रखते हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि एक दूसरे को गोली से उड़ा देने से पहले भारत और पाकिस्तान के अफसर भी एक दूसरे का अभिवादन करते होंगे। मैं अपने कमरे में लौट आया। मैं अपनी लाइफ में फिर से डैड का चैप्टर नहीं चाहता था। कोई भी पिता एक बुरे पिता से बेहतर नहीं होता। इसके अलावा अभी मेरा पाला एक और ऐसे पिता से पड़ रहा था जिन्होंने मुझे अपनी बेटी से दूर करने के लिए हाथ बांध लिए थे। साथ ही मेरी जिंदगी में मेरा बॉस बाला और मेरे लूजर फ्लैटमेट्स और मेरी सनकी मकान मालिक भी मौजूद थे। मेरी जिंदगी सांभर की उस गंध से भरी हुई थी जो कि शहर में हर जगह फैली थी। सोने से पहले दर्जनों आवारा विचार मेरे जहन में मंडराते रहे। ये विचार बेडौल मछलियों की तरह यहाँ वहाँ तैर रहे थे और मेरा बेचारा छोटा सा दिमाग मिन्नत मांग रहा था। गाइस, मुझे आराम की सख्त ज़रूरत है। क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? लेकिन विचारों की मछलियों की आवाजाही कम नहीं हुई। हर मछली को अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर था, यानी उस पर ध्यान दिया जाना जरूरी था। बाला के विचार के साथ मुझे दिख रहा था कि मैं किसी नुकीली चीज़ से उस पर वार कर रहा हूँ। अनन्या के डैड के विचार के साथ मुझे करीब एक दर्जनों बातें याद आ रही थीं जो मैं उनसे तब कह सकता था जब उन्होंने केवल अपने हाथ बांध लिए थे। लेकिन मैं उससे प्यार करता हूँ सर। लेकिन आपको पहले मुझे अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। अंकल, अब यह बात क्यों नहीं समझ रहे हैं कि हम दोनों भाग कर भी शादी कर सकते हैं? यू द हिंदू रीडर लूजर। कुछ लोग लकी होते हैं। वे बिस्तर पर लेटते हैं, आंखें बंद करते हैं और दुबई की इम्पोर्टेड डॉल्स की तरह सो जाते हैं। लेकिन मुझे एक एक कर अपने दिमाग में 50 चैनल बंद करनी पड़ती है। 1 घंटे बाद मैंने इस आखिरी विचार की चैनल बंद की कि मैं कैसे कहूँगा कि हाउसवाइफ्स को रेडियो एक्टिव स्टॉक्स के साथ खेलना मैंने ही सिखाया था। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास टू स्टेट्स के 22वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सुनांचली के स्वर में। धन्यवाद।